विपक्ष का आरोप है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। तो बीजेपी कह रही है कि समय तो सबको बराबर मिल रहा है, तो फिर ये सवाल क्यों? हालांकि पिछले कुछ चुनावों की तारीखों की बात करें तो 2019 में 7 चरण में वोटिंग हुई थी, 2014 में 9 चरण में वोटिंग हुई थी और 2009 में 6 फेज में वोटिंग हुई थी, 2004 में 4 चरणों में वोटिंग हुई थी। यानी ज्यादा चरणों में चुनाव होने से बीजेपी का परिणाम बेहतर रहा। यही टेंशन विपक्ष को फिर से सताने लगी है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान पर राजनीति शुरू। मतदान के 7 चरण पर विपक्ष के सवाल। चुनावी शंखनाद पर विपक्ष बीजेपी के बीच महाभारत। We'll do it in 7 phases, as was done last time. मुख्य चुनाव आयुक्त के इस ऐलान के साथ ही विपक्ष के सवालों का शोर शुरू हो गया और शुरू हो गई आरोपों की बौछार। विपक्षी पार्टियों ने 7 फेज में होने वाले चुनाव पर सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि 7 फेज तक चुनाव खींचने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। कांग्रेस की दलील है कि 3 या 4 चरण में भी चुनाव ही काफी होते हैं। So this is a very, according to me, it's not good. He could have completed within 3 or 4 this thing. 1 फेज या 2 फेज में इलेक्शन हो तो वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है, लेकिन हमारे बात को कौन सुने? नहीं सुना। 7 फेजेस इलेक्शन हो रहा है। ये एक प्रश्न उठा रहा है कितना दूर तक ये निरपेक्ष है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 7 चरणों में चुनाव होने से बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को फायदा मिलेगा? प्रचार करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा? क्या विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के लिए 7 चरण मुश्किलें बढ़ा सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हर पार्टी की अपनी अपनी दलील है। वो ये कि 3 या 4 फेज में चुनाव होने से प्रचार कम करना पड़ेगा, जबकि बीजेपी चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करती दिखी। बीजेपी नेताओं के मुताबिक 7 चरणों की वजह से सभी नागरिक मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। 7 चरणों से मैं बाहर नहीं आ सकते। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। 7 फेज के इस चुनाव में सभी नागरिक बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, मर्यादा के अंदर रह के वितर्क करे, चर्चा करे, मुद्दों को सामने लेके आए, लोगों की मुद्दा बने। 7 चरणों में चुनाव होने का मतलब है कि चुनाव कुल 46 दिन चलेगा, यानी 16 मार्च को लागू हुई आचार संहिता 89 दिन तक रहेगी। 2024 के चुनाव से पहले साल 1952 का पहला लोकसभा चुनाव 4 महीने तक चला था। इसलिए विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है और सियासतदान जनता से दावे और वादे कर रहे हैं। और ऐसे में एक तरफ मोदी की गारंटी है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल का भरोसा है, जो अब चुनावी मंच से भी गूंजने लगा है। ऐसे में किसके दावे में कितना दम है, पहले आपको ये बता देते हैं। एनडीए का मुद्दा परिवारवाद बना मोदी का परिवार है, तो विपक्षी नेता जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी मोदी की गारंटी और विकास को मुद्दा बना रही है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी और महंगाई की बात हो रही है। बीजेपी के लिए नागरिकता संशोधन कानून रामबाण साबित होने वाला है, तो वहीं विपक्षी नेता किसान आंदोलन के दम पर चुनावी रण में दम दिखा रहे हैं। यानी चाहे काले धन पर नियंत्रण या फिर ईडी की छापेमारी, मुफ्त राशन योजना हो या फिर 30 लाख सरकारी नौकरी का भरोसा, अब चुनावी मैदान ने सिर चढ़कर बोलने लगा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो चुका है।
schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी का असर दिखेगा या फिर इंडिया गठबंधन के भरोसे पर जनता मुहर लगाएगी। क्योंकि एक तरफ मोदी हैट्रिक के साथ अगले 5 से 25 साल की गारंटी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और जनता को भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। मैं देश की हर माता बहन बेटी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। मैं आज देश को ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में वो भारतीय रेल का ऐसा कार्यकल्प होते देखेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री अपनी हैट्रिक के लिए पूरी तरह से विश्वास से भरे हैं। उन्होंने मोदी की गारंटी को अपने अभियान का मुख्य मुद्दा बनाया है, तो राहुल गांधी जनता के बीच न्याय का भरोसा दे रहे हैं। मोदी की गारंटी युवाओं के विकास की है, तो राहुल गांधी स्वास्थ्य अधिकार का भरोसा दे रहे हैं। मोदी महिला सशक्तिकरण की गारंटी दे रहे हैं, तो राहुल गांधी राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का भरोसा दे रहे हैं। पीएम मोदी किसानों के कल्याण की गारंटी दे रहे हैं, तो राहुल गांधी रोजगार के नए अवसर का भरोसा दे रहे हैं। पीएम मोदी गरीबों के उत्थान की गारंटी दे रहे हैं, तो राहुल गांधी सामाजिक सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं। वहीं चुनावी मौसम के दौरान एक बड़ा मुद्दा है अमृतकाल बनाम अन्यकाल। बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार ने सुशासन, तेज गति से विकास और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 साल को बेरोजगारी, बढ़ती कीमतें, संविधान पर हमला और बढ़ती आर्थिक असमानताओं वाला अन्य काल करार दिया है। आंतरिक सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं गांव की बेहतरीन सड़क, 4 लेन 2 लेन की सड़कें गांवों को जोड़ रही हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब को प्राप्त हो रहा है। राशन की सुविधा, 4 साल से हर गरीब को फ्री में राशन अगले 5 वर्ष तक लगातार प्राप्त होगा। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब को दिया जा रहा है। मुद्दों के अलावा बहुत अलग तरह से तैयारी करती है। जो अलग तरह की तैयारी होती थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते थे, लेकिन कोई बात ऐसी नहीं कह पाते थे जिस पे जनता को ज्यादा भरोसा होता। यानी बीजेपी और इंडिया गठबंधन की लड़ाई गारंटी बनाम भरोसे की है, जिसमें एक तरफ पीएम मोदी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के पीछे पीछे विपक्ष के तमाम बड़े नेता लेफ्ट राइट कर रहे हैं। ऐसे में अब फैसला जनता को करना है, जिसकी तारीख भी अब आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन सवाल उन सीटों पर उठ रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी से यादव परिवार को टिकट मिला है।
क्योंकि 4 सीटों पर अखिलेश ने परिवार के सदस्यों को टिकट दिया है, तो अब खुद कन्नौज से चुनाव लड़ने की तैयारी में। अब ऐसे में देखिए, बीजेपी अखिलेश के परिवारवादी सोच पर हमला बोल रही है। भारत रहे या ना रहे, भारत चाहे टुकड़े में रहे, मेरा परिवार रहना चाहिए। सिफई परिवार की परंपरागत सीट, जहां अखिलेश ने एक बार फिर यादव परिवार पर भरोसा जताया है, जहां एक एक पारिवारिक चेहरे को प्रत्याशी बनाया है। अब उसी परिवार पर बीजेपी वार कर रही है। बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या यादव परिवार से अलग अखिलेश यादव को प्रत्याशी नहीं मिले? क्या अखिलेश की परिवारवादी सोच खत्म नहीं होगी? 22 में हारने के बाद धर्मेंद्र जी आजमगढ़ में कई दिन दिखे हैं, ये भी आप लोग जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो दोबारा प्रत्याशी बन के अगर वो आए भी हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा हुआ होता कि वो आजमगढ़ के किसी कार्यकर्ता को अगर प्रत्याशी बनाए होते। कोई नहीं मिल रहा था उनको, तो विजय लाल यादव को बना दिए होते, मेरे बड़े भाई को बना दिए होते यहाँ प्रत्याशी, क्योंकि उनकी ही पार्टी में है, तो भी लड़ाई हो गई होती। मोदी योगी से मुकाबले में विकास बनाम परिवारवाद का बोलबाला है, और उन चेहरों पर भरोसा जो सिफई परिवार से है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अब तक 4 सीटों पर सिफई परिवार से प्रत्याशियों का ऐलान किया, तो अब कन्नौज से अखिलेश यादव भी ताल ठोकने की तैयारी में है। दरअसल बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट मिला, मैनपुरी से डिंपल यादव पर भरोसा जताया, फिरोजाबाद से अक्षय यादव को मौका मिला, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव उम्मीदवार घोषित हुए। वैसे जातीय जनगणना और पीडीए को चुनावी हथियार बनाने वाले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने सबसे पहले उन सीटों पर अपने परिवार के सदस्यों को उतारा जो सुरक्षित मानी जाती है, और इसी का इशारा अब कन्नौज से अखिलेश यादव की दावेदारी भी है। मैं खुद यादव हूँ, यादव कास्ट से हूँ। अखिलेश यादव ने क्या किया है? साइकिलें बांट दी, वो बांट दिए, इनसे सरकारें नहीं चलती। अखिलेश यादव तो गिनाते हैं, यादव इतने फीसद हैं और हमेशा बीजेपी के खिलाफ वोट डालते हैं, सपा को वोट देते हैं, क्या कहेंगे? वो क्या करता है अखिलेश यादव है, अपने क्या बोलते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी एक्चुअली मैं बहुत इज्जत करता हूँ, कुछ अच्छे काम किए हैं उन्होंने, लेकिन वो क्या करते हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं, वो काम की राजनीति नहीं करते। वो गिना देंगे कि यादव इतने % हैं, मुसलमान इतने % हैं, तो वो अपना परसेंटेज बेस पे चलते हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं। वो एक्चुअली क्या करते हैं कि दोनों पक्ष आपस में लड़े, हिंदू मुस्लिम हो, और हमको ये जो वोट्स हैं, ये मुस्लिम वोट्स, ये वो उनका चलता रहता है, तो वो हमें मिले। तो अब की बार क्या लगता है, जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, यादव किधर जाएगा? यादव तो देखो क्या होता है, कुछ लोग हैं जो अभी भी मतलब पुरानी सोच के हैं, जो धर्म को लेके चलते हैं, मेरे को यादव कास्ट का ही चाहिए ऐसा करके, लेकिन हम भी यादव हैं, लेकिन हम तो काम को देखते हैं। मतलब साफ है, समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है, उसे तय कर लिया गया है ताकि 2014 और 2019 से बेहतर परिणाम दिए जा सके, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन परिवार के कई सदस्य चुनाव हार गए थे। 2019 में परिवार के 6 लोग मैदान में थे। मुलायम सिंह मैनपुरी से लड़े और जीते, अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़े और जीते, डिंपल यादव कन्नौज से लड़ी लेकिन हार गई, धर्मेंद्र यादव बदायूं से लड़े और हार गए, अक्षय यादव भी फिरोजाबाद में कुछ कमाल नहीं कर सके। यानी इस बार अखिलेश यादव की रणनीति अपने परिवार को सेट करने की है, ताकि परिवार के सियासी भविष्य को संवारा जा सके और परिवार की एकजुटता का संदेश दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी मुंबई में भारत न्याय यात्रा के जरिए चुनावी माहौल तैयार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूपी से दूरी बनाने पर अब कांग्रेसी नेता ही राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से मिली 17 सीटों पर न तो कांग्रेस के प्रत्याशी फाइनल हुए और न ही अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार की तरफ से दावेदारी हुई। अब इसी को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी की पार्टी अब उत्तर प्रदेश में टूटने लगी है।
बड़े बड़े नेता राहुल का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और रायबरेली अमेठी में फिर से खेल करने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से दूरी बना चुके हैं। सोनिया गांधी रायबरेली का मैदान छोड़ चुकी हैं और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर अब भी डाउट है। इसको लेकर मंथन का दौर जारी है और प्रत्याशियों के फैसले पर सस्पेंस भारी है। कल रायबरेली और अमेठी सीट पर गांधी परिवार के चुनाव लड़ने पर फैसला होगा। गांधी परिवार के तीनों सदस्य आपस में बात कर अंतिम फैसला लेंगे। कल शाम को CEC की बैठक हो सकती है। बैठक में यूपी के 17 नामों पर कल फैसला होगा। तो दूसरी तरफ अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में डेरा जमाए हुई हैं और कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा रही हैं, ताकि 24 के रण में फिर से दम दिखा सके। घर परिवार अगर क्षेत्र को मानते हैं तो कम से कम कार्यालय रुकते हैं। घर परिवार अगर क्षेत्र को मानते हैं तो कम से कम कोविड की विषम परिस्थिति में जब मौत मंडरा रही थी तब तो आकर यहाँ किसी जनता की सेवा कर देते, लेकिन तब भी नहीं थे जब दुख की घड़ी आई थी, तब भी नहीं थे जब चुनौती आई थी, तब भी नहीं आए किसी कांग्रेस के कार्यालय में जब यात्रा लेकर आए। तो जब वो खुद ही अपनी पार्टी से, अपने कार्यकर्ताओं से पल्ला झाड़ रहे हैं तो क्यों कोई व्यक्ति उनसे जुड़ेगा यहाँ। स्मृति ईरानी अमेठी में विकास परियोजनाओं को लेकर पहुंची थी। इसी दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले राजेश्वर सिंह के अलावा पूर्व ब्लॉक प्रमुख दत्तन सिंह भी बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर कमल के साथ आ गए। कांग्रेस से बीजेपी में आए राजेश्वर सिंह ने कहा कि अमेठी की जनता को कांग्रेस से हमेशा से छला है। जैसा आप जानते हैं कि दीदी जी 5 साल हारने के बाद भी 5 साल वो जनता के बीच में बनी रही, क्षेत्र के बीच में बनी रही। कोरोना काल में भी उन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों की मदद की। उनके कार्यकर्ता सब लोग लगे रहे यहाँ पे। राहुल जी जब से चुनाव हारे आज एक बार भी नहीं दिखाई दी। कोरोना काल में उनके न कार्यकर्ता दिखे न वो दिखे। तो मैं इसी से प्रभावित होकर के और भी विकास से प्रभावित होकर के, मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर, योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के, दीदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर हमने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन किया। एक और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बीजेपी ने दोबारा अमेठी से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने के मूड पे हैं, तो रायबरेली में प्रियंका गांधी से चुनाव लड़ने की अपील हो रही है। लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद भी ये तय नहीं हो सका है कि कांग्रेस की तरफ से अमेठी और रायबरेली में कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड कांग्रेस में नेताओं के बीच में भगदड़ मच गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के 3 पूर्व विधायक और 1 वर्तमान विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। तो कम से कम 6 विधायक और पूर्व विधायक अभी भी पार्टी छोड़ने के लिए इसमें शामिल हैं, जिसमें नाम हरक सिंह रावत का भी है, जो बीजेपी के संपर्क में है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस में यह भगदड़ क्यों मची है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अखबारों में चल रहा, सोशल मीडिया में चल रहा है कि राजू भंडारी बीजेपी में शामिल हो गया है। कोई कह रहा हो गया है, कोई कह रहा होने वाला है, कोई कह रहा वो भी हो रहा है, उसकी पत्नी भी हो रही है। पहले पत्नी जाएगी फिर राजू भंडारी जाएगा। ये चलता रहता है अफवाहें। हम नेता हैं और हम नेताओं के खिलाफ ऐसी अफवाहें देते हैं, परंतु हम आज आप लोगों को वफादारी से बताना देना चाहते हैं, जब तक हम लोग हैं, हम राजनीति में हैं, हम इस कांग्रेस पार्टी का दामन थाम करके काम करेंगे। ये हैं चमोली की बद्रीनाथ सीट से विधायक राजेंद्र भंडारी और ये वीडियो और दावा सिर्फ एक दिन पहले यानी कि शनिवार 16 मार्च का है। पिछले सोमवार को सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट को लेकर चर्चा में आए बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी को लेकर उसी दिन से कयास लग रहे थे कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन भंडारी ने न्यूज़ 18 पर दावा किया था कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे और यही नहीं, शनिवार को एक कार्यक्रम में पानी पी पी कर बीजेपी को कोसा। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और रविवार को उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन देकर दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे पहले शनिवार को 2 पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण और मालचंद ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की, तो रविवार को टिहरी से पूर्व धन सिंह नेगी ने भी कांग्रेस छोड़ दी। यही नहीं, शनिवार शाम आते आते 3 और लोगों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया।
चौबट्टा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके केशव सिंह नेगी, पौड़ी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके नवल किशोर और ब्लॉक प्रमुख पौड़ी दीपक कुकसाल ने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे दिया। और यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि हरक सिंह रावत को लेकर भी बीजेपी संपर्क में है और कांग्रेस पार्टी को अलविदा हरक सिंह भी कह सकते हैं। अब इससे कांग्रेस सख्ते में है तो इधर बीजेपी का कहना है कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। लेकिन भाजपा दबाव की राजनीति करती है, ये सर्वविदित है, सबको मालूम है, पूरे देश में किया उन्होंने। कई लोगों को जो आज ईडी का छापा पड़ रहा है, 3 दिन बाद वो लोग भाजपा के पक्ष में बोलते हुए दिखा देते हैं या भाजपा के साथ बैठे हुए मिलते हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के अनेकों पूर्व विधायक आए हैं और आज से क्रम प्रारंभ हो गया है। हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर और भी वर्तमान सिटिंग एमएलए भी पार्टी में आ सकते हैं। हम सबके स्वागत में तैयार बैठे हैं। कांग्रेसी पार्टी छोड़ने का सिलसिला करीब महीने भर पहले से जारी है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई और हरक की सहयोगी लक्ष्मी राणा ने भी कांग्रेस छोड़ दी। हालांकि ये दोनों ईडी की जांच के दायरे में। खास बात ये भी है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा झटके टिहरी और पौड़ी लोकसभा सीट पर लगे। ये दोनों गढ़वाल की सीटें। बची खुची कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।